हमने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं हम ले पाए थे और उसकी कुछ रीज़न थी। रीज़न क्या थी हमारे पास भाई? कुछ ना कुछ हमने टेक्निकल इश्यूज को फेस किया था, जिसकी बुनियाद पर नेट का प्रॉब्लम था बेसिक तौर पे, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर हम आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाए थे। तो आज हम अपनी क्लास लेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो कल हमारी क्लास नहीं हो सकी थी वो होगी, ठीक है। मैं वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम में आप लोगों की वो क्लास मैनेज करूंगा और आप लोगों को उसका जो भी सिलेबस था, ठीक है, यानी जो जितना हमने उसमें कवर करना था बेसिक तौर पे, ठीक है, जो हमने प्लान किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। अच्छा जी, चलिए जनाब, ठीक है, स्टार्ट कर लें अपनी क्लास को, जो है जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक तौर पे हम इस वक्त पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि हम चूंकि केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं और रिएक्शन काइनेटिक्स में लास्ट टाइम हमने जो चीज़ डिस्क्राइब की थी वो बेसिक तौर पे हमारे पास था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज हम उससे आगे चलेंगे, थोड़ा सा फर्दर आगे जो है हम मूव करते हैं। मैं कुछ चीज़ आप लोगों को रेट कॉन्स्टेंट के हवाले से थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और रेट कॉन्स्टेंट की डिस्क्रिप्शन के बाद फर्दर जो है हम आगे चलेंगे और हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। हम फर्स्ट पहले एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखो मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम बताया था रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हमने कल उस दिन डिस्क्राइब भी किया था। इवन आप लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़कर आ चुके हैं तो आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी चीज की रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, सो रेट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। अब अगर जो आप लोग क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, सो उसको आप रिप्लेस करते हो इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिप्लेस करते हो। तो इसको रिप्लेस करना है आपने, सो ये लिखेंगे आप लोग रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर जो आपके पास कंसेंट्रेशंस क्या हो, अगर आपके पास जो है कंसंट्रेशंस जो हैं वो यूनिटी हो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बोथ आर यूनिटी, यानी कि अगर आपने ये कंसंट्रेशंस 1 मोलर ली हुई हैं, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन यानी कह लें कि भी 1 मोलरिटी इसकी है, 1 मोलरिटी इसकी है, सो इट विल बी 1 यूनिटी कंसंट्रेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, यानी के यानी हम कहते हैं के इक्वल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो जब भी आपके पास क्या हो कि रेट इक्वेशन जो है, ठीक है, इसके अंदर अगर जो है आप देखें कि आपके पास जो कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, यूनिटी हो। सो यूनिटी कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि यूनिटी कंसंट्रेशन के साथ जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होगा वो एग्जैक्टली रेट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। रेट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, उसके एग्जैक्टली तौर पे इक्वल होगा, ठीक है। और ये चीज भी आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो है रेट कांस्टेंट यानी रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भी रेट कांस्टेंट एग्जैक्टली तौर पे रेट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। एक और चीज भी आपने जहन में रखनी है, एक और चीज आप अपने जहन में रखेंगे कि ऑलवेज रेट कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हमने आगे जाके इसको पढ़ना भी, डिस्क्राइब भी करना है। हम ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास कोई एक रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस होती हैं, यानी ये हमारे पास सी आएगा और ये डी मोल्स लेट सपोज हैं डी प्रोडक्ट के, ठीक है। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। हमने आगे जाके इसको पढ़ना भी, डिस्क्राइब भी करना है। सो इन कंसंट्रेशंस के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, ठीक है जी। आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर वी हैव
यूनिटी कंसंट्रेशन, ठीक है, यूनिटी कंसंट्रेशन मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर हो, ठीक है। सो इस केस में जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और हम ये बात कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या होगा कि और दूसरी बात ये आपने भी ध्यान रखनी है कि इट्स वैल्यू ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, इस पे मुनहसिर करता है, इस पे हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर भी दिया, ठीक है। अब यहां तक मुझसे आपने कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ लें, यहां तक कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, नहीं तो हम फिर आगे मूव करेंगे। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? हो नेट इशू की वजह से मैं लेट ज्वाइन कर रही हूं। देखो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। आज मैं उससे ही ऑनवर्ड मूव कर रहा हूं, ठीक है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो तो आप ये बात जानते हो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप खत्म करते हो तो उसकी जगह पर इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास आता है, इसको हम रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं। और हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, 1 मोल हो, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन हम लेट्स सपोज एनी 1 मोलर रिएक्टेंट्स इंडिविजुअली तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं। तो फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली तौर पे रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगी। और हम कहते हैं रेट कांस्टेंट हमेशा डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन हमने आगे जाके पढ़ना है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है ना, ए मोल ऑफ ए एंड बी, सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जिसको हम लेट सपोज एन से शो करते हैं, इट विल बी ए प्लस बी, ठीक है। सो इस पे डिपेंड कर रही होती है हमारे पास क्या, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। मुझे बताएं यहां तक समझ आ चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे आपने क्लियर कहना है ताकि हम आगे चल सकें। सर अगर यूनिटी के अलावा कोई और वैल्यू हो, सारा देखो यूनिटी के अलावा कोई और वैल्यू होगी, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो के है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, के इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन हमारे पास होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन होती है, ठीक हो गया। अब अगर आप जो है यूनिटी के अलावा कोई वैल्यू लेंगे तो जाहिर सी बात है वो इसी चीज में इसके ऊपर जो है हम कहते हैं डिपेंड करेगा। एफएलपी का जहां तक सिलेबस की बात है, सो एफएलपी का जो सिलेबस आप लोगों का है वो वही है जो आप लोगों ने अभी पीछे 30 नंबर का एमसीक्यू टेस्ट दिया था ना, मेरा केमिस्ट्री का 25 एमसीक्यू का टेस्ट दिया था जिसकी मैंने अपलोड कर दिए आंसर की भी सॉल्व फॉर्म के अंदर। सो उसी का ही सिलेबस, वही सिलेबस आप लोगों का एफएलपी सिलेबस भी है। अगर मैं मैक्सिमम कर सका तो एक टॉपिक ऐड कर दूंगा, जैसे आपको लास्ट में भी कहा था, वो मैं आप लोगों को बाय पोस्ट बता दूंगा, यानी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा मैंने ऐड किया है या नहीं किया। सर डीएक्स ओवर डीटी से का क्या सीन है? देखो मैं आपको बताऊं कि ओरिबा जहां तक हमने रेट ऑफ फ्रिक्शन में dx ओवर dt की बात की थी, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, इसको भी रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और है, ये हम अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन राइट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अकॉर्डिंगली हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल वही, अभी तंत्रिया 4 टॉपिक्स वही हैं, अगर मैं ऐड करवाऊंगा तो मैं आपको पोस्ट के थ्रू बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। आमना इस वक्त मैंने आपसे ये बात कही है, सर बिल्कुल वही, बस वही 4 टॉपिक है हमना हमरा, ठीक है। अगर मैं उसमें कुछ ऐड करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फुल चैप्टर ले लें, फायदा कह रही है, अगर बाकी सब एग्री करते हैं तो हम फुल चैप्टर कर लेते हैं, फिर मैं फुल चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग एग्री करते हो तो मैं फुल चैप्टर कर लेता हूं, चैप्टर नंबर 8 हम कंप्लीट कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हम कल के लिए जो हमारा एफएलपी है उसके लिए हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग एग्री करते हो तो फिर हम जो है फुल चैप्टर ही ले लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तैयारी भी आप लोगों ने की हुई है, तो आप लोग क्या कहते हैं, फुल चैप्टर कर लें? अगर आप लोग फुल चैप्टर कहते हैं तो हम फुल चैप्टर ही कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने कि फुल चैप्टर करें या जस्ट 4 टॉपिक ही करें। हाँ जी क्लियर कर दो जल्दी जल्दी। सही है, फिर डन हो गया।
हमारा कल जो एफएलपी होने जा रहा है वो फुल चैप्टर नंबर 8 का होगा, यानी जो आपकी पार्ट 1 बुक का है, यानी केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसका कंप्लीट चैप्टर आपका शामिल है। जो कुछ हमने पढ़ा उसमें जो कुछ टॉपिक हमने लर्न किए हैं वो सारे के सारे आपके शामिल हैं फॉर एफएलपी, जो कि कल होने जा रहा है। ठीक है, वो हम उस पूरे में से निकालेंगे। ठीक है, पूरे में से लेंगे। ठीक हो गया, चलें भाई आगे मूव कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट चल सकते हैं हम, यहां से आगे चल सकते हैं। कोई यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। बिल्कुल ठीक आपने किया कि फुल चैप्टर करवा ली है, अब आसानी से आराम से जो है बन जाएगा। वर्कशीट अपलोड कर दें नेक्स्ट हाफ चैप्टर की। अफीरा बिल्कुल वो नेक्स्ट हाफ चैप्टर की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी और मैं प्लान ही करता रहता हूं। ठीक है, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्लान कर रहा हूं, आजकल जो है उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो आज रात इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी फिर कि मैं पहले वो करूं फिर आप लोगों का टेस्ट बना दूं। ठीक है जी, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने रेट जो है कांस्टेंट के हवाले से? अगर नहीं पूछना तो फिर हम आगे चलेंगे। अब दो तरह के रेट ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस होता है और एक एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन होता है। थोड़ा सा उससे मुताल्लिक भी बात कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चले जाएंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करेंगे। उससे मुताल्लिक बहुत 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 वसी किस्म का एक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है जी, सो मैं इसको रेज कर रहा हूं और नेक्स्ट की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। सो हम दो चीजें यहां पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट रिकॉल करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन और एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा इस हवाले से, और फिर फर्दर आगे चलते हुए मैं आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताऊंगा। अभी रिपीट करना था, आपने बहुत लेट कर दिया। मैं आपसे बात कह रहा था कि रेट ऑफ फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, इक्वलिटी ऑफ जो है आती है, इक्वलिटी का साइन आता है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप लगाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो यूनिटी हो, सो के वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि फिर हमारे पास ये जो है वो क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में अभी आगे लेटर ऑन करवाऊंगा आप लोगों को, जमीन हमने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब यहां पर दो चीजें जो मैंने आप लोगों को बतानी है। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, एवरेज रेट इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है? एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है, एग्जैक्टली ये सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं, वैसे इरिवर्सिबल की मैं बात करूं कि लाजमी नहीं है इरिवर्सिबल, हम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं रिवर्सिबल की जहां इक्विलिब्रियम की डेवलपमेंट हो रही हो, यानी जहां पर इक्विलिब्रियम की बात हो रही हो सिर्फ वहां पर हम वैसे रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं। इरिवर्सिबल की बात करें तो ये रिवर्सिबल के लिए भी था, ये जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और रिवर्सिबल के लिए भी था, आपने पढ़ा नहीं हुआ? जब आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप केसी वैल्यू को निकालते हैं, वहां पर भी आप रेट ऑफ फ्रैक्शन राइट कर रहे होते हो, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन वो रिवर्सिबल टाइप के लिए था तो उसके लिए भी आप राइट कर रहे होते हो। ठीक है सर, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए होता है। सर इन रेट ऑफ फ्रैक्शन वी डिस्कस ओनली रिएक्टेंट, वाई नॉट प्रोडक्ट? देखो कल हमने मानो यही बात की थी, शायद आपने ये बात नोट नहीं की, हमने कल दो तरह से रेट इक्वेशन राइट की थी। एक हमने माइनस के साइन के साथ डी ओवर डी टी राइट किया था। ठीक है, एक हमने प्लस के साइन के साथ जो है ये इक्वेशन राइट की थी, डी बी ओवर dt, ये राइट की थी हमने। ठीक हो गया। अब इनमें फर्क आपको ने बताया था कि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, दोनों से राइट की थी भी हमने। लाजमी नहीं है कि हम जो है इस तरह से देखें, रेट ऑफ फ्रैक्शन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एज वेल, एग्जैक्टली हम कर सकते हैं इन केस ऑफ रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये वो होगा मानू। ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन सर यू मीन रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के भी इक्वल हो सकती है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यार आप वही वाली बात आगे मुझे फिर राइट करना पड़ जाएगा। सो रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशंस, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक हो गया। अब यहां से के की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग? रेट डिवाइडेड बाय
इनकी कंसंट्रेशन नीचे आ जाएंगी, ए और बी की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएंगी। सो आप यहां से क्या देख रहे हो, अगर जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन यूनिटी हो सो डायरेक्टली हम कहते हैं कि जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है इट इज डायरेक्टली इक्वल टू, यानी इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो इन केस, ठीक है, तो इनकी जो रेशो है इसके इक्वल होगी जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। समझ आ गई आप लोगों को? सर साइन शो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, नेगेटिव साइन शो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एग्जैक्टली, ये नेगेटिव साइन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को शो करता है, और डिसअपीयरेंस का मतलब है कि रिएक्टेंट्स विल कंबाइन, ठीक है, टू मेक प्रोडक्ट। डिसअपीयरेंस को शो करता है। मुझे पहले यहां तक आपने क्लियर करना है कि आपको यहां तक समझ आ चुकी है। अगर समझ आ चुकी है तो फिर मैं एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की तरफ जाऊंगा, नहीं तो फिर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन आएगा, फिर पीछे जाना पड़ जाएगा। मुझे बताएं यहां तक क्लियरिटी आप लोगों को हो चुकी है? अगर क्लियर हो चुका है तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। और आज हमारा मेजर जो पोर्शन है आज के लेक्चर का वो एक्टिवेशन एनर्जी पर होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जल्दी बताना है आप लोगों ने। चलें जनाब, ठीक हो गया ना? सो मैं इसको रेस करता हूं और हम आते हैं एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब एवरेज फ्रिक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? ये जो वर्ड है ना एवरेज, इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे पास मोर देन 2-3 फॉर्म्स हों, ठीक है, यानी चीजें मौजूद हों, उनका हम एवरेज ले लें। ठीक है, सो एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। ठीक है जी, इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई, इसको हम एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की का नाम देते हैं द रेट ऑफ फ्रिक्शन between two specific time interval is एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब आपको जो है दो टाइम इंटरवल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन, एवरेज रेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अब उस रिएक्शन के अंदर यानी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, हम अगर जो है डिफरेंट जो टाइम है, ठीक है, उस पर हम रीडिंग लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, सो उससे जो हमारे पास रिएक्शन का रेट आएगा, अगर हम टू टाइम इंटरवल्स के दरमियान जब हम जो है क्या करेंगे उनका एवरेज लेंगे, सो इट विल बी एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं भाई, 0 सेकंड पे ले ली रीडिंग, यानी कि अभी टाइम स्टार्ट हुआ था हमने कर ली, ठीक है, 5 सेकंड पे ले ली रीडिंग, फिर 10 सेकंड पे ले ली रीडिंग, फिर 15 सेकंड पे रीडिंग ले ली। अब देखो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आ गए, ठीक है, जिसमें मैंने हमारे पास क्या किया अभी रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी रीडिंग ले ली है। ठीक है, अब दो जो स्पेसिफिक रेट जो हमारे पास टाइम इंटरवल्स हैं उनके दरमियान जब हम क्या करते हैं एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन का एवरेज लेते हैं, सो इट विल बी एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ये बताना है आप लोगों ने, यहां तक आपने मुझे बताना है कि क्लियर हो चुका है आप लोगों को कि भी एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्रिक्शन यानी द एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन, या आप कह सकते हैं या रेट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस रेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन। यानी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी स्पेसिफिक टाइम जो हम किसी एक रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट का नाम देते हैं। ठीक है, रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, यहां मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, the rate of friction at any instant during reaction is called
दिस वन, ठीक है भाई। यानी किसी भी इरेक्शन में जो है हम कहते हैं किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है, हम जब एकदम से इरेक्शन का रेट फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इरेक्शन कहते हैं। इन दो में कोई कंफ्यूजन हो, और एमसीक्यू इसलिए नहीं करवा रहा हूं, ये बहुत बेसिक किस्म के टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई एमसीक्यू बनेगा भी तो बहुत आसान होगा, आपने सिर्फ देखनी, डेफिनेशन देखनी है, ठीक है, सिर्फ रिफ्रेश करना है अपने जो है वो कॉन्सेप्ट को। सो इनके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, जो मेजर पॉइंट है उस पर हम चले जाएंगे। नेगेटिव साइन आमना देखें ना, वही बात होगी ना कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे बताएं वहां तक क्लियर हुआ है, फिर मैं आगे जाऊंगा, और आपने क्लियर कहा, फिर उसके बाद नीचे फिर क्वेश्चन जो है वो पुट कर दिया, उस हवाले से समझ नहीं आ रही है, ठीक है भाई। आमना आपने करना ये कि मैं वो रिपीट करूंगा तो ये चीजें चली जाएंगी, स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनसे, ठीक है। सो आमना आपने करना ये कि आपने शाम को दोबारा से रिलैक्स होकर आराम से, ठीक है, ये लेक्चर ऑलमोस्ट यहां से 15 मिनट से 20 मिनट्स हुए होंगे हमारे लेक्चर को स्टार्ट हुए, वो वापस से सुनना है आपने, 20 मिनट्स का शुरू का सुबह सुनना है, क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है भाई। यहां तक बताएं, हीरा सिंपल है। मैं आपसे कह रहा था कि किसी एक इरेक्शन के दौरान अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, एग्जैक्टली किसी टाइम के ऊपर, लेट्स सपोज मैं इरेक्शन करवा रहा था, मैंने 5 सेकंड के बाद एक रीडिंग ले ली, इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इरेक्शन का नाम देते हैं। किसी भी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पे जो आप इरेक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इरेक्शन, ठीक है जी। सर इंस्टेंटेनियस में रिवर्सिबल होगा क्या या इरिवर्सिबल? देखो हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ना कोई यहां पर जो है डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं कि रिवर्सिबल में होना चाहिए, इरिवर्सिबल में होना चाहिए, दोनों में हो सकता है, चाहे वो आप रिवर्सिबल की बात कर लें, इरिवर्सिबल की बात कर लें। रिवर्सिबल में भी तो रिएक्शन ने फॉरवर्ड और रिवर्स जाना ही है ना, यानी कि रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ने डिकंपोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो मूव करेगा ही। सो दोनों, रिवर्सिबल की बात कर लो, इरिवर्सिबल की बात कर लो, दोनों के दोनों जो है अप्लाई हो सकते हैं इन दोनों रिएक्शंस के लिए। अब यहां तक कोई मसला? भाई क्वेश्चन यहां तक है तो बता दें, अवैस गप्पे मारने तो फिर आप क्लास को ऑफ करेंगे और जाएंगे पोस्ट पे, गप्पे जितने मर्जी आपने मारने मारे, ठीक है, बताएं। रीडिंग कैसे लेते हैं यार? देखो ना, वो जो आप लोग सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करते हो, कौन से करते हो आपको पता है ना, वो वाला टाइट्रेशन वाला, उसमें करते हो, कंसंट्रेशन फाइंड करते हो, तो उस तरीके से करते हैं हम, ठीक है सर। इंस्टेंटेनियस में रिवर्सिबल होगा क्या? दोनों होंगे यार। सर मैंने तब मैसेज किया था जब आपने पूछा और आपने देखा नहीं। यार ये तो कैसे हो सकता है हम ना, अब इस तरह से है कि अगर वहां गया ना तो ये सारा कुछ मूव हो जाना है, सो वो बाद में देखना आपने, ठीक है, खुद से। हाँ भाई समझ आ गई, यहां तक क्लियर हो चुका है? समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक क्लियरिटी हो चुकी है तो आगे चलें। क्लियर हो गया आप लोगों को? बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। वैसे बाकी मुझे टेंशन होती है बाज़ औक़ात कि यार मैं बाकी जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन प्लीज, कौन सा क्वेश्चन रह गया कामिल आपका? भाई कौन सा क्वेश्चन रह गया कामिल आपका, बताएंगे तो फिर पता चलेगा ना। सर स्टार्ट वाई इंस्टेंटेनियस, अच्छा ये तो यार बताने लगा था, ये पॉइंट बताना है अभी आप लोगों को, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं यार, आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलते हो मेरे साथ, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, इस तरफ हम आने लगे। मैं ये डेफिनेशंस आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए रिमूव करूंगा और कुछ नए पॉइंट्स इन दोनों के लिए राइट करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। वही तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस तो आपने कर ली है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आगे आप लोगों को, अब वो भी करते हैं। अब मैं यहाँ एक पॉइंट राइट कर रहा हूं, जरा उसको एडजस्ट करें अपने पास, ठीक है भाई, किसी जगह पर राइट करें इसको और जो है सीखें कि क्या है। अच्छा अब यहां पर हम राइट कर रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन देन एवरेज। अब इसको जरा समझना है आप लोगों ने, यही तो चीज समझने वाली थी भाई, वो तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। अब ये समझना है हमने, जरा थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक हो गया। वाई इंसिडेंट, यही दुआ आपका। देखो क्वेश्चन आप लोग करते नहीं, मुझे समझ आती है कि भी क्वेश्चन होने वाला है। सर एक एमसीक्यू था, रेट ऑफ रिएक्शन के कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो उसका नेम बहुत क्लियर नहीं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं भी, कौन सा क्वेश्चन था, कौन से रिएक्शन था और किसकी बात कर रही हो, कतन समझ नहीं आने वाली अगर आप इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पुट करोगे। हम कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर करेक्शन कौन सा ले रही हो। करेक्शन नहीं पता तो कैटलिस्ट कहां से बता दूं भाई, ऊपर से हवाओं से कोई नाजिल तो नहीं होने वाला कि रिएक्शन कौन सा था मेरे पास, उसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करना था, बताओ क्लियर तो बताओ ना यार, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई देन एवरेज, इसका मतलब क्या होता है ये समझाने लगा था। देखो जरा मेरी बात सुनो,
हम शायद ये बात जानते हैं कि जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करने का मतलब होता है कि हमने रिएक्टेंट अभी डाले हैं, ठीक है। तो जब हमने रिएक्टेंट डाले होते हैं ना, ठीक हो गया, तो हम ये बात कहते हैं कि रिएक्टेंट्स के डलने से फौरन, चूंकि रिएक्शन चैम्बर हम लेट्स सपोज बीकर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वहां पर अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर है और प्रोडक्ट की अमाउंट अभी कम है, अभी वो उतनी नहीं है, ठीक हो गया। यानी हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट काफी हायर है, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर है तो दे विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफी हाई है, तो हम कहते हैं कि फिर मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शन रेट विल बी हाई, विल बी मोर, ठीक है, विल बी ग्रेटर, ठीक हो गया। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जाएगा। ये तो पढ़ा हुआ हमने, ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, इवन के केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी, ठीक है, कि जैसे जैसे आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हो तो रिएक्शन रेट विल डिक्रीजेस, ठीक है। तो चूंकि स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक, देखो लेट्स सपोज मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है, मैंने 5 सेकंड के बाद एक रीडिंग ले ली। अब 5 सेकंड के बाद अब रीडिंग लूंगा तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन ही है, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत हाई होगा, सो इंस्टेंटेनियस रेट हाई हो गया। अब मैं क्या करता हूं भाई, 5 सेकंड छोड़े, 10 सेकंड छोड़े, 15 सेकंड के बाद एक और रीडिंग ले ली। तो अब देखो यहां से यहां तक जाहिर सी बात है कि रिएक्शन का रेट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ने जाहिर सी बात है इतना को कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट बनने हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट तो कंज्यूम होते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली तौर पे रिएक्शन का जो रेट है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो 15 सेकंड के ऊपर जाके रीडिंग दूंगा, इट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज लेसर एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन दैट वी ऑब्टेन एट 5 सेकंड, ठीक है। तो ये वैल्यू कम है, अब इन दोनों का एवरेज लोगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द वैल्यू दैट वी ऑब्टेन एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन एट द इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को व्हाई इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑलवेज हैव हायर वैल्यू एज कंपेयर टू एवरेज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज हम ये बात कहते हैं कि रिएक्शन जो था, ठीक है, जब वो स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होने की बुनियाद पर मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन का रेट काफी हाई था, ग्रेजुअली तौर पे उसने डिक्रीज करना है। तो एट द स्टार्ट, ठीक है, हमने किसी इंस्टेंट पे जो रीडिंग ली थी वो ग्रेटर होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रीडिंग लेंगे वो कम होगी। अब जब इन दोनों रीडिंग का आप एवरेज लोगे तो वो इन बिटवीन इनके होगी, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट वाली रीडिंग ग्रेटर ही होगी एज कंपेयर टू एवरेज। समझ आ गया आप लोगों को या नहीं समझ आया? सर रेट ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्ट फिक्स होता है? हाय हाय भाई होरीपा, रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फिक्स नहीं होता, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन दैट वी प्रोवाइड, द कंडीशंस दैट वी प्रोवाइड टू अ सर्टेन रिएक्शन। मुझे समझ मुझे आ गई है वैसे, ठीक है। आप बताओ कि आप लोगों को समझ आई है? सर इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, एक बात पूछूं, क्या अगस्त के एंड तो हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा? भाई यही तो मसला है आमना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो स्यापे हैं, ठीक है, यही तो रोना रो रहे हैं हम कि भाई आप लोग पढ़ाने दोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे कम टाइम लगवाओगे तो हम जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे इतना ढेर सारा जो है टाइम लगाना है तो फिर कहां होने वाला है कंप्लीट, ठीक है। ये तो आपने देखना है ना, ठीक है। लेकिन ये बात बता दूं कि यार मेरी तो फिर जिम्मेदारी है, एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी कंप्लीट कर दूंगा, इस बात की टेंशन नहीं लेते आमना। ये होता है, ये वो डाउट्स होते हैं कि जो आपके जहन में होते हैं अगर आपको जो है ना टीचर की एबिलिटीज पे डाउट हो। सो अगर आपको डाउट है तो आप डाउट करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जरूर पूरा करवा दूंगा, ठीक है भाई। मुझे बताएं समझ आ गई है? हाँ अच्छा सर 5 सेकेंड्स वाली वैल्यू ज्यादा होगी, 10 सेकेंड पर कम होगी, बिल्कुल सही कहा आमना आपने। सर कोई एग्जांपल दें प्लीज इसकी। यार आमना हमरा इसकी एग्जांपल मैं क्या प्रोवाइड करूं? लेट्स सपोज भाई कर लेते हैं एग्जांपल, इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेट ऑफ फ्रिक्शन का हमने यूनिट पढ़ा हुआ ना, आपको पता होना चाहिए मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, ठीक है। अब ये बात हम कहते हैं लेट्स सपोज 5 सेकंड के ऊपर ये जो वैल्यू मैंने ऑब्टेन की थी वो लेट्स सपोज मेरे पास थी 12.5, ठीक है, और इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। अब यहां पर जब सेकंड टाइम वैल्यू ली, ठीक है, तो वो मेरे पास आ गई कितनी भी, वो मेरे पास ऑलमोस्ट आ गई भी कितनी भी, लेट्स सपोज 8.5, ठीक है। अब देखो
ये 12.5 है, ये 8.5 है, आपने इन दो इंस्टेंट पे एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन लेना है, तो आप एवरेज लेंगे 12.5 प्लस 8.5 डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करके नीचे से डिवाइड कर दो 2 से, तो भाई आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन, और ये आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो 12.5 से कम ही होगी, सो ये हम कह रहे हैं। ठीक है, कोई और बात? भी वर्कशीट मैंने बता दी आपको, मैं रात को करूंगा आज। ठीक है, अच्छा आगे तो तब चले ना जब ये वाले कंप्लीट हो बातें। ठीक है, एट द एंड इंस्टेंट, हाँ भाई वो बात करनी है अभी यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर ले। हाँ जी भाई बिल्कुल, पूछती हूँ रीवा, कोई मसला नहीं है। स्लाइड्स पर जल्दी क्लियर हो जाता था। हाँ, आप लोग ने कहा था कि स्लाइड्स नहीं करनी। ठीक है सर आपकी अच्छा भाई, थैंक यू सो मच भाई। बताओ कि समझ आ गई नहीं आई है? देखो सर आज 35 मिनट्स का क्लास है। नहीं यार 35 मिनट्स की कहाँ आ गई, पूरे के पूरे जो है हमने 12:30 पे कंप्लीट करना है अपने लेक्चर को, बेफिक्र हो, 35 मिनट्स की क्लास नहीं है। क्लियर हो चुके आप लोगों को भाई, यहां तक समझ आ चुकी है? अब मैं लास्ट में एक बात कर दूं इस हवाले से, अगर जो है वो क्या कहते हैं ना कि भाई आलम पना आप अगर इजाजत दें तो क्या ये गुलाम एक और जो है आपकी खिदमत में, आपकी शान में, ठीक है, एक और बात कर सकता है इस कॉन्सेप्ट के मद्देनजर, इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या कर सकता है, ये नहीं कर सकता, आप बता दें। ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज हो सकती है, ये तुमने बिगिनिंग की बात की थी, एंड की बात करते हैं, क्योंकि कामिल पहले ही पूछ चुके थे कि एंड पे क्या होने वाला है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी हमारे पास कुछ होता है। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी एंड ऑफ रिएक्शन मतलब कि अभी अप्रोचेस टू एंड है, एग्जैक्टली नॉट एंड नहीं हुआ। ठीक है, एंड ऑफ रिएक्शन, यही बात जो हमने ऊपर की है, जो अभी ऊपर की है, ये बिल्कुल उलट जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज है इट विल बिकम्स ग्रेटर, एवरेज विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक हो गया। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है, देखो आप ये बात जानते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो रही है कम, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, मोर एंड मोर प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, आपको मैंने बताया हुआ है कि ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर आपने फाइंड किया है ये वैल्यू कम है, और जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज इन दो पॉइंट के दौरान एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, वो होगी ग्रेटर। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑलवेज हैव ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस। समझ आ गई है? अच्छा बताओ यहां तक समझ आ गई कि नहीं समझ आई है? यहां तक क्लैरिटी हुई है तो आप लोग क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम फिर नेक्स्ट मूव कर सकें। हैं, जल्दी 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 बताना है आप लोगों ने, कोई यहां तक कंफ्यूजन? वैसे वो सिंबॉलिकली टॉपिक आता, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस चीज को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों की गोश गुजार करवाई थी, मेरी उर्दू बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की, बोलने की कोशिश करता हूं, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा रिपीट करना है काइंडली। अच्छा अभी देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे ये बात कही थी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हायर होती है, वो मिलेंगे और मिलने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट अपने आप को करेंगे। तो चूंकि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रेटर होगा, लेकिन जैसे से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि फिर हम एट एनी, जब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब हम किसी इंस्टेंट के ऊपर रेट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो कम होती है। अगर हम एवरेज लेते हैं, एवरेज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, द रेट ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, जैसे कि ये है और ये है, ठीक है, इन दो के दरमियान आप एवरेज लोगे तो ये एवरेज जाहिर सी बात है यहां कहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, लेट्स सपोज यहां पर है, तो इसकी वैल्यू लाजमी हम देख भी रहे हैं यहां पर कि इसकी वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू एवरेज वन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया है। हाँ भाई कर लें आगे, चलिए जबरदस्त हो गया। भाई प्रॉब्लम देखो सना, अगर आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो आपके क्वेश्चन कहां से लूंगा?
अब आपने क्वेश्चन जो पूछा था पहले वाला, वो जो कैटलिस्ट वाला पूछा था, अगर मैं कमेंट ना पढ़ रहा था इन केस, तो क्या आपका वो कमेंट में क्वेश्चन ले लेता? देखो क्वेश्चन भी लेना है, अगर क्वेश्चन ये लूंगा ना, मैंने ये इग्नोर कर दिया, मैंने ये लैपटॉप बंद कर दिया, सो कल तक आप लोगों ने सारों ने ये कहना है कि सर तो हमारे कमेंट पढ़ते नहीं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं, लेकिन इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि हमारे दरमियान हार्मनी कैसे डेवलप होती है। क्या हम छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को खुद से देख पाते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ना होता है, आपको पता होता है कि हमने नेक्स्ट डे ये कुछ पढ़ना है, तो अगर आपने वो पढ़ा होता, रिवाइज किया होता, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स, ये एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा होता, सो इतना टाइम इस पर लगना नहीं था। ठीक है, सो यही चीजें होती हैं। ठीक है भाई, तो दोनों की जो ना, हमारी दोनों की जो कॉपरेशन है वो बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलें आगे कर सकते हैं मूव आगे भी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, भाई पीछे रह गए हम तो बहुत ज्यादा। सो एवरेज रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात करने जा रहे हैं हम। ओ नॉट एवरेज, देखा मेरा दिमाग भी थोड़ा बहुत घूम रहा है। सो हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे कहूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required by the reactant to convert itself into product. ठीक है, it's called average rate of friction, sorry एवरेज की तरफ क्यों जा रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि भाई क्या मतलब होता है इस चीज का? हम ये बात कहते हैं कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड to convert reactant into final product. ठीक है, it is called as activation energy। और एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा एक डायग्राम, वो हमने एक्सप्लेन करनी है। ले जनाब, सो एक डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं, जल्दी जल्दी फुर्तियां दिखाते हुए। ठीक है जी, और आप लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। ठीक है, अगर लड़ने झगड़ना है तो फिर मैंने जो है ना वो गुस्से वाला एलिमेंट दिखाना है आप लोगों को, वो जो एक दफा पहले आया था। ठीक है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ये समझना चाहिए कि भाई क्यों लिख रहा हूं एंडोथर्मिक, क्यों लिख रहा हूं एक्सोथर्मिक, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है, अब चलें भाई स्टार्ट करते हैं। आपने बातें नहीं करनी है, आपस में डिस्कशन नहीं करनी है, अवॉइड करना है हर तरह की डिस्कशन को, नहीं तो फिर ये होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम सिंपल ई ए के साइन के साथ शो करते हैं, ई ए के साथ करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इन ग्राफ्स को देखेंगे, ये दो कंडीशंस हैं, ये दो टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस हैं, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक है, एक हमारे पास एंडोथर्मिक है, और इनसे मुतालिक जो है हमने क्या करना है, बातें करनी है, इससे मुतालिक हमने जो है डिस्कशन करनी है। ठीक हो गया। देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी जो है आप रिएक्शन की बात करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं भाई रिएक्शन की बात करते हैं, सो रिएक्शन में हम ये बात कहते हैं जब भी रिएक्टेंट्स अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिएक्टेंट्स क्या करते हैं अपने आप को प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा एक ट्रांजिशन जो है स्टेज से गुजर के फिर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसको लिख लेते हैं यहां पर ट्रांजिशन स्टेज। मैंने आपसे कहा था ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छुपे पड़े हैं इस टॉपिक के अंदर, तो तमाम चीजों को हमने बड़े अच्छे से और कीनली तौर पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है भाई, अब देखो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि whenever reactants want to convert itself into final product, ठीक है, they always have to go through transition stage। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेज क्या होता है, इसको हम एग्जैक्टली तौर पे कहते हैं इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। यहां तक समझ आइए आप लोगों को। मैंने आपसे कहा कि एक पोटेंशियल बैरियर, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। मैं ये तमाम पॉइंट्स बारी बारी राइट करूंगा। ये ट्रांजिशन स्टेज भी है, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं।
ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि रिएक्टेंट्स को अगर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है, सो रिएक्टेंट्स नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेज और पोटेंशियल बैरियर। इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू प्रोडक्ट अपने आप को, तो उनको ये ट्रांजिशन स्टेज में से गुजरना पड़ता है या एक पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट्स अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ट्रांजिशन स्टेज को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ट्रांजिशन स्टेज को क्यों कहते हैं, देखो आप ये बात जानते हैं, बाजुकात जो है वो जो दौड़ की रेस होती है ना, भागने वाली रेस होती है, ठीक है, उस पे कुछ हर्डल्स की जो है रखी होती हैं कि जो एथलेटिक है उसको उस पे से फलांग के आगे मूव करना होता है, वो हर्डल्स बेसिकली तौर पे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, जो कि किसी रिएक्टेंट के लिए जो है हम कहते हैं कि जरूरी है कि वो उस फेंसेस को या उन हर्डल्स को क्रॉस करे, ठीक है। अब ये जो फेंसेस या हर्डल्स हैं उसमें हम एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे होते हैं ताकि उसको ओवरकम करें, उससे हम फलांग के आगे मूव कर सके। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम हायर होती है, ठीक है, हाई होती है। हम कह सकते हैं यहां पर कि इस वक्त इस स्टेज पे हमारा सिस्टम सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, इस स्टेज पे हमारा सिस्टम सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम सबसे ग्रेटर होती है, मैक्सिमम लेवल पर होती है इस पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है। इसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं और ट्रांजिशन का वर्ड आप जहां भी देखेंगे, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी को शो करेगा, मोस्टली तौर पे अनस्टेबिलिटी को शो करता है। ये ट्रांजिशन की जो वर्ड है ना, ट्रांजिशन का वर्ड आप लोग जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होते हैं। एक्साइटेशन के दौरान आप जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो एक्साइट करता है, फिर जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है फिर वो डी एक्साइट होता है। सो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में जाएगा, ग्रेटर एनर्जी कैरी कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी ग्रेटर है, तो उसमें अनस्टेबिलिटी भी इतनी आएगी, ठीक है। सो यही बात हम कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट को अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सो दे रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो थ्रू इनटू द टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, बाय क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज और पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। यहां तक समझ आया आप लोगों को? अगर यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। बताएं जल्दी से। इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं कि हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसके थ्रू उसने गुजरना होता है, अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। याद समझ आइए आप लोगों को? कोई बात पहले पढ़ी आप लोगों की यहां तक? अगर पढ़ी है तो यस लिखें, क्लियर लिखें, ताकि मुझे अंदाजा हो, फिर मैं आगे चल सकूंगा। भाई आमना, सना, ठीक है, उरीबा, ठीक है, हमरा, गजाला, ठीक है, मोना, ठीक है, भाई ये मोना ही है ना, हाँ ठीक है, तंजीहा, कामिल, सादिया, अवैस, ठीक है भाई, साद, सब बताओ भाई जल्दी से, इशरत भी आ गई है, ठीक है, सारे बताएंगे सारा। सर इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। देखो ये तो हम यहाँ पर एनर्जी ले रहे हैं ना, ये बेसिक तौर पे पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। आप जानते हैं कि द एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द क्या कहते हैं भाई, कहते हैं ना भाई, पोजीशन इन स्पेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो जाहिर सी बात है हम उसकी ही बात कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसीडर कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होती है क्या, और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। देखो वो जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ आपको क्लेरिफाई करूं, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन भी करनी है आप लोगों के लिए। देखो जब आप रिएक्टेंट्स को मिला देते हो ना, तो रिएक्टेंट्स जो है मूव कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल कैरी करेंगे या सब्सटेंस कैरी, जो पार्टिकल कैरी करेंगे, वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं अपनी, ठीक है जी। और जब तक वो पार्टिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जब तक कि हम कहते हैं उनके दरमियान जो है इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो जाती। अब इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट अभी देने लगा था आप लोगों को, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि ये पार्टिकल्स मूव जो कर रहे होते हैं किसी ना किसी एनर्जी से करते हैं, ये तो उनकी अपनी एनर्जी है। अब अगर जो उनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो कि जिसके थ्रू रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो हम कहते हैं फिर हम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि बहुत से रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट पे ही होते हैं। जैसे अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है कि जो इक्वल टू दी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए, जिसके थ्रू वो ट्रांजिशन स्टेज या पोटेंशियल स्टेज को क्रॉस कर सकें। सर इसके लिए इस तो ज्यादा एनर्जी Ca होना चाहिए, तो मिनिमम क्यों
लिखी हुई है। देखो मिनिमम का वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि कम से कम इतनी एनर्जी तो हो रिएक्टेंट के पास कि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। सिर्फ ये इसको शो कर रहा है रिफ्लेक्ट अस्मा, सिर्फ इसको शो कर रहा है कि रिएक्टेंट के पास इतनी कम से कम एनर्जी हो, ठीक है, इतनी कम से कम एनर्जी हो कि रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। इससे अगर ग्रेटर है तो हमें इससे कंसर्न नहीं, रेट ऑफ फ्रिक्शन और स्पीड हो जाएगा, कम से कम इतनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गई है? कौन सी डेफिनेशन हो रही बा, मैंने देखी नहीं आपकी। हाँ भी फातिमा आपका नेम भी ले लिया, ठीक है। हाँ आगे समझ सर जी, रेट ऑफ फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, मींस जितनी एक्टिवेशन एनर्जी उतना रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो होगा। देखो यहां पर इस पर जो आप बात कर रही है ना, वो कर रही हो ई ए इज इनवर्सली, ई ए या इधर लिखते हैं यार, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। इसका मतलब क्या होता है, जरा ये अंडरस्टैंड किया अरीशा आपने? इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी जितना ये पोटेंशियल बैरियर बड़ा होगा उतना ही रेट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, जितना आप पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाते जाओगे, बड़ा करते जाओगे, ठीक है, उतने ही आपके पास इनिशियल तौर पर रिएक्टेंट्स कम होंगे कि जिनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो कि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्रिक्शन इफ द reaction, ठीक है, having potential barrier larger, ठीक है, so rate of friction will be slow, ठीक है, slow, ठीक है, and if the potential barrier is small, इतना सा हो तो फिर ये सारे reactants अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, हाई होगा। ठीक है, आगे समझ सर, एक्सो और एंडो का क्या सीन है बताऊंगा सर, अभी वो बताऊंगा, अभी सीन ऑन है, अभी बताने लगा। ठीक है सर, जो आपका इवेंट होना था, देखें हैदर इवेंट की बात नहीं करनी ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं बात करनी है हमने, ठीक है, इवेंट की लास्ट में बात करके जाऊंगा, ठीक है, इस हवाले से। रिएक्टेंट, ठीक है सर, इज डिफाइन, इस डेफिनेशन में कोई मिस्टेक है? नहीं नहीं तो जी हाँ, कोई मिस्टेक नहीं है। एक्सो और एंडो का भी बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करना है यार। एंडो एक्सो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है या जो ट्रांजिशन स्टेज है, ठीक है, इसके ऊपर एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन स्टेज या पोटेंशियल बैरियर जो है इस पे एनर्जी हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांजिशन स्टेज के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं वो चूंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं इनटू प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, पहले रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले एक आप कहते हैं भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं जब वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि रिएक्टेंट जो है ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, वो अपने आप को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चूंकि अनस्टेबल होगा वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर हम एक और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, बहुत से पॉइंट्स हमने लिखने यहां पर। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये पता होना चाहिए आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स ने अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स व्हिच इज हाईली अनस्टेबल स्पीशी, और वो फौरन से अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूं, अगर आप लोगों को दिख जाए। कुछ याद आया आप लोगों को? ये कहां पढ़ा था आप लोगों ने, और फिर आपने इसको कन्वर्ट किया था फाइनल प्रोडक्ट में। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हाईली, ट्रांजिशन स्टेज को कहते हैं, इट इज हाईली अनस्टेबल स्पीशी, ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है। समझ आ गई आप लोगों को? एक्सो और एंडो की भी हमने बात करनी है, उस पर अपनी डिस्कशन नहीं करनी है। अभी दूसरा ग्राफ भी हमें देखना है, मुझे बताएं यहां तक समझ आ गई है? मींस स्लो रिएक्शन की कैन बी स्पीड अप बाय कंट्रोलिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यस, यही तो हम करते हैं अरीशा। आपका जो कैटलिस्ट है ना, रिएक्शन का स्पीड क्यों इंक्रीज करता है, रेट ऑफ फ्रिक्शन क्यों बढ़ाता है, कि वो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको लोअर कर देता है, आपका जो पोटेंशियल बैरियर है उसको लोअर कर देता है। कि हमने बात करनी है अरीशा, बाद में करनी है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है? देखो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इट्स कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज हाईली अनस्टेबल स्पीशी। ठीक है, और जब हमारे पास रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिएक्टेंट फर्स्ट एट इनिशियल स्टेज ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू EA व्हिच इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। समझ आइए आप लोगों को?
क्लियर हो चुका है? सो व्हाट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? द ट्रांजिशन सीरीज इज ट्रांजिशन स्टेज इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया? सो फर्स्ट अपने आप को रिएक्टेंट कन्वर्ट करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से ग्रेटर ही होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक हो गया? अच्छा, सो नेक्स्ट वन हम मूव करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब आप लोग क्या करते हो, एक बीकर के अंदर रिएक्टेंट्स को डाल देते हो, तो रिएक्टेंट्स के सिर्फ और सिर्फ डालने से हम कहते हैं कि मसला हल नहीं होने वाला। रिएक्टेंट्स कभी भी जो है अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन्स ना हो। अब व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? ये वर्ड है इफेक्टिव कोलिजन। ये इफेक्टिव कोलिजन होती कब है? इफेक्टिव कोलिजन तब होती है कि जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि दो रिएक्टेंट्स जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जो है फॉर एग्जांपल जो है लेट्स सपोज जो सबशेल इस्तेमाल कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यहां कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज एफ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एफ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। आप ये बात जानते हैं, आप देख लीजिएगा, जब आप एक सिंगल फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करोगे तो उसमें 2p Z जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल जो है इसके सिर्फ वो सब शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं जो हाफली फिल्ड हो। सो 2pZ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाफली फिल्ड है इन केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो 2pZ की डायरेक्शन लेट्स सपोज अगर वो ये है 2pZ की डायरेक्शन, तो अगर जो एक रिएक्टेंट इस फॉर्म में 2pZ रख रहा है, अगर दूसरा रिएक्टेंट भी इसी फॉर्म के अंदर 2pZ को लेकर आएगा और इसको अप्रोच करेगा तब बॉन्ड बन सकता है। अगर वो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ यहां पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ यहां पर, कभी भी बॉन्ड नहीं बन सकता। ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो राइट डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया, राइट डायरेक्शन इज ऑलवेज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर रिएक्टेंट की जो है डायरेक्शन ये है, सो ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक हो गया, सो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है? Effective collisions are those collisions by which reactant will convert into final product. ठीक है, and for activation effective collision the reactant needs minimum amount of energy which is energy of activation and also proper direction to convert the reactant into final product. समझ आ गई है? हाँ भाई बताएं जल्दी से, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? इफेक्टिव कोलिजन की समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई है? यहां तक बताएं, इफेक्टिव कोलिजन का समझ आ गई आपको? तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा सा टाइम रह गया, उसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें, हम बात अपनी आज पूरी कर लें। जल्दी जल्दी बताएं आप। इफेक्टिव कोलिजन समझ आ गई है? हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दे ऑलवेज रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेज और पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट्स अपने आप को पहले अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑलवेज हैव ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है सो इट ऑलवेज नीड इफेक्टिव कोलिजन एंड फॉर इफेक्टिव कोलिजन वी नीड two things. One is activation energy and the second one is proper direction. आगे क्लियर हो गई समझ आप लोगों को? ठीक है भी, हाँ टेस्ट अभी नहीं लेना, टेस्ट ले लिया तो पॉइंट नहीं क्लियर हुए, एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई है? अब आ गया ये वाला, अब ये दो कंपैरिजन करने हमने इनके दरमियान। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक केस में हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी अपनी क्या करता है, ट्रांसफर करता है इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी जब सराउंडिंग में चली जाएगी तो सराउंडिंग की वजह से, सराउंडिंग में जाने की वजह से सिस्टम की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्टेंट विल ऑलवेज हैव ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इन ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, हम कहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन बहुत मुश्किल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन आसान है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि देखो यहां से यहां तक गैप कम है, यहां से यहां तक गैप ज्यादा है। सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कन्वीनियंट बट द रिवर्स डायरेक्शन इज
somehow we can say not convenient, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए। सर यू मीन टू से इफ देयर इज नो इफेक्टिव कोलिजन देयर इज नो रिएक्शन, एग्जैक्टली कामिल, ऐसी मैं बात कर रहा हूं आपसे। मुझे बताएं, ये समझ आया आप लोगों को? एक्सोथर्मिक में आपने ये पॉइंट तो पढ़ा होगा, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है, ट्रांसफर करता है, रिएक्टेंट अपने जो है जब मिलते हैं अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो सिस्टम अपनी एनर्जी को हीट की फॉर्म में सराउंडिंग को दे देता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, क्योंकि सिस्टम ने अपनी एनर्जी लॉस कर दी है, ठीक है। अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कन्वीनियंट, क्योंकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के गेन करने के लिए डिफरेंस कम है। लेकिन अगर प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट चाहते हैं वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो अपने आप को रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट कर सकें। और जहां तक एंडोथर्मिक की बात है, हम एंडोथर्मिक में कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं जिसमें कि हमें खुद से एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास एनर्जी इतना नहीं होती कि वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, तो हम कहते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर होगी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। और हम कहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जाना जो है मुश्किल है, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, यहां पर एनर्जी गैप कम है, तो रिवर्स जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार होगी। सर जी, चैप्टर के हवाले से मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं, अक्सर गुजर जाते हैं, तो रह जाते हैं, तो आपने करना ये वो मुझे पोस्ट करें या मेरे सिस्टम की होगी, तो की होगी आपको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट दिया, तो यही है, आप ये है सिस्टम तो रिड्यूस तो क्लियर हो चुके हैं। तो हम यहीं पर अपना लेक्चर जो है रोकेंगे। कल मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये मैं ग्राफिकल एक्सप्रेशन दे चुका हूं, जिनको नहीं समझ आई वो लास्ट का पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज करके सुनेंगे, ठीक है। कल जो है मैं आप लोगों को इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूंगा, और उससे क्या इंफॉर्मेशन हम गेट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।